आज हमारे पास लेक्चर 12 का पार्ट 6 कह लें। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये हमारा पार्ट 6 है जो कि हम ऑर्गेनाइजेशन वगैरह पढ़ रहे थे। अब OIC का जो हेड क्वार्टर है वो जद्दा सऊदी अरेबिया के अंदर है। ये 25 सितंबर 1969 में यानी कि 25 सितंबर 1969 में ये बनी थी। इसके 24 मेंबर कंट्रीज थे स्टार्टिंग में जब ये बनी थी, और इस वक्त इसके 54 मेंबर कंट्रीज़ हैं। और OIC की जो सबसे बड़ी खासियत है, इसके ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं वो मुस्लिम हैं। इसकी जो मीटिंग्स वगैरह हेल्ड होती हैं वो हर 3 साल बाद मीटिंग्स हल होती हैं, यानी कि स्केजुअल होती हैं। और जो 54 कंट्रीज़ हैं उनकी जो अगर पॉपुलेशन का लिहाज से देखा जाए तो 1.8 बिलियन पॉपुलेशन है OIC की। OIC में सिर्फ एशिया के लोग ही शामिल नहीं हैं, इसमें अफ्रीकन, एशियन और यूरोपियन कंट्रीज़ भी शामिल हैं। अगर हम 54 कंट्रीज़ की कंबाइंड GDP ग्रोथ रेट देखें तो 8 टन डॉलर्स है, मींस के 8 ट्रिलियन डॉलर्स है। और सबसे बड़ी बात कि जो OIC है इसका UN के अंदर ऑब्जर्वर स्टेटस भी है। इसके अंदर 70% वेस्टर्न एनर्जी रिसोर्सेज शामिल है और 40% रॉ मटेरियल्स शामिल है। तो ये थी इसकी बुनियादी बातें, जो यानी कि ये बनी कब, इसका हेडक्वार्टर कौन सा है, इसके कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं, इसकी जो मीटिंग होती है वो कितने साल बाद होती है, इसकी पॉपुलेशन कितनी है, इसमें अफ्रीकन, एशियन और यूरोपियन कंट्रीज़ भी शामिल है। इसका GDP ग्रोथ रेट 8 ट्रिलियन डॉलर्स है। इसे UN में ऑब्जर्वर स्टेटस भी हासिल है। ये 70% एनर्जी प्रोड्यूस करती है और 40% पूरी दुनिया का रॉ मटेरियल भी यही प्रोड्यूस करती है। अब बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन। इसके बनने की वजह क्या है? इसके बनने की जो सबसे बड़ी वजह वो ये है कि 1969 में मस्जिद अक्सा पर अटैक हुआ था, जो कि मस्जिद अक्सा पर अटैक नहीं बल्कि मुसलमानों पे अटैक समझा जाता था। इसके बाद रबात कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसके बाद आप जानते हैं कि अरब इसराइल वॉर, जिसमें अरब ममालिक इसराइल के साथ जंग हुई थी, और सल्तनत उस्मानिया का डिफ़ीट हो जाना, हार जाना। तो ये वो फैक्टर्स थे जिनकी बुनियादी वजह पे यानी कि मुसलमानों को इकट्ठा होना था, तो उन्होंने इकट्ठा होकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी थी। यानी कि मुसलमानों की मस्जिदों पे, मुसलमानों की सल्तनत पे, अरब ममालिक पे क्या कह लें, डोमिनेंस या कब्ज़ा कर लेने की वजह से इसराइल का, फिर रबात कॉन्फ्रेंस का होना, ये सारी वो बेसिक वजूहात थी जिनकी बुनियाद में बाद में OIC बनी। इसके बाद देखें बॉडीज़ ऑफ OIC, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, इसकी बॉडीज़ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली है सॉलिडेरिटी फ़ंड, यानी कि सॉलिडेरिटी बोलते हैं यकजहती को। इसमें एक फ़ंड इकट्ठा किया जाता है जो कि इसके मेंबर कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिसको उसकी नीड होती है, जिसको उसकी ज़रूरत होती है। इन्होंने एक बैंक बनाया हुआ है जिसको हम बोलते हैं इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। स्पेशलाइज्ड कमेटीज़ हैं इसमें। इसका जो तीसरी बॉडी है वो मक्का डिक्लेरेशन 1981 एंड इंटरनेशनल सिस्टम है, यानी कि 1981 में एक मक्का डिक्लेरेशन हुई थी, और इसमें इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि जो 54 कंट्रीज़ की एयरलाइंस को आपस में मिलाता है। ये इसकी बॉडीज़ हैं जो OIC के नीचे रह के काम कर रही हैं और तमाम कंट्रीज़ को कनेक्ट करके रखा हुआ है इन्होंने। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके बनने की तो हमने वजह जान ली, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके मकसद क्या है। सबसे बड़ा मकसद ये है कि सोशल कोऑपरेशन है, कि तमाम कंट्रीज़ जो कि इस्लामिक हैं उनके दरमियान मुआशरती कोऑपरेशन रहे, क्योंकि तमाम कंट्रीज़ का इस्लामिक वैल्यूज़, कल्चर, रहने सहने का तरीका, लिबास सारा सेम है, तो इसलिए सोशल कोऑपरेशन है। इकोनॉमिक इन्हेंसमेंट, यानी कि मुआशी निज़ाम को बूस्ट देना, जो मुआशी निज़ाम है उसको बेहतर बनाना। इसके बाद है पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इंटीग्रेशन, यानी कि जो पॉलिटिक्स है या डिप्लोमेटिक सिस्टम है उनमें तमाम कंट्रीज़ की हम आहंग साजी कह लें। स्ट्रेटजिक अलाइंस है। स्ट्रेटजिक अलाइंस का मतलब यह है कि हिकमत अमली, तमाम कंट्रीज़ का हिकमत अमली इस्लाम के वैल्यूज़ पे डिपेंड करती है, कि उनके लड़ने का तरीका, उनके रहने का तरीका, उनका डिफेंस का तरीका कह लें, सबका सेम है।
और जो सबसे बड़ा राइट कह लें, इनका जो ऑब्जेक्टिव कह लें, वो है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन, यानी कि ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करना। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव थे जो तमाम कंट्रीज़ को मिला के रखते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अगर शॉर्ट वर्ड्स बात की जाए तो एक दूसरे को किसी भी मामलात में सपोर्ट करना, वो चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो, डिप्लोमेटिक हो, या मिलिट्री के लिहाज से हो, या ह्यूमन राइट्स की कहीं पे वायलेशन हो रही है तो उसको रोकने के लिए ओआईसी अपना काम सर अंजाम देगी। अब जो मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि वाई पाकिस्तान ज्वाइन ओआईसी, कि पाकिस्तान ने ओआईसी को ज्वाइन ही क्यों किया। तो आपको पता है कि पाकिस्तान जब से बना है, पाकिस्तान हमेशा, मैंने पहले लेक्चर में भी, जो सबसे पहला करंट अफेयर का लेक्चर था उसमें भी यही बात की थी, पाकिस्तान शुरू से दो ही चीज़ें देखता है, एक पैसा और दूसरी यानी कि जो उसकी हिफाजत कर सके। आप इन सिंपल वर्ड्स कह लें कि जो इन्हें फंडिंग वगैरह करता है उन कंट्रीज़ को देखता है, यानी कि जो इनकी मुआशी हालत को बेहतर बनाता है, और दूसरा जो इनके कंट्री को प्रोटेक्ट करता है, मिलिट्री को प्रोटेक्ट करता है। सिर्फ पाकिस्तान ने हमेशा दो ही चीज़ें देखी हैं, एक सिक्योरिटी, दूसरा इकोनमी। इसी की बुनियाद पर पाकिस्तान ने स्टार्टिंग से लेके आज तक कितने भी दोस्त बनाए, वो सिर्फ इन्हीं दो बुनियादों पे बनाए। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब से पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इशू है वो कश्मीर इशू है। तो कश्मीर इशू को देखते हुए कि ओआईसी इसको हल करवा सकती है, इसलिए पाकिस्तान ने ओआईसी ज्वाइन की। दूसरा ये कि ये जो 54 कंट्रीज़ हैं, इनमें अगर कोई सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री है न्यूक्लियर पावर के लिहाज से तो वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को इन फ्यूचर में ये भी मौका मिल सकता है कि पाकिस्तान ओआईसी की लीडरशिप करे। इसमें माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक बेनिफिट, जैसे कि पाकिस्तान को फ्यूल के लिहाज से, गैस के लिहाज से, यानी कि इसको छोटे और बड़े मुआशी बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान सपोर्ट एंड फ्रेंडली रिलेशन विद द अरब कंट्रीज़। ओआईसी का ये भी है कि पाकिस्तान के जो अरब कंट्रीज़ हैं इनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस रहें। और दूसरा कि ओआईसी जबकि इसको भी ऑब्ज़र्वर का स्टेटस मिला हुआ है यूएन में, तो पाकिस्तान इसमें अहम पॉइंट रखता है एशिया के लिहाज से। लेकिन जो ओआईसी है 54 कंट्रीज़ होने के बावजूद लोगों के मसाइल को हल नहीं कर पा रही। तो फैक्टर्स ऑफ डिक्लाइन कौन कौन से हैं जी। जो ओआईसी के मेंबर्स हैं 54 कंट्रीज़, इनकी जो 50% पॉपुलेशन है वो रह रही है पोवर्टी लाइन, यानी कि पोवर्टी लाइन से भी नीचे रह रही है, यानी कि गुर्बत बहुत ज़्यादा है इन कंट्रीज़ में। अमीर नहीं है, वसाइल नहीं है, मुआशी हालात बेहतर नहीं है, पॉलिटिकल एजिटेशन यानी कि सियासी इंतशार बहुत ज़्यादा पाया जाता है इन कंट्रीज़ में। इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ईरान है, क्योंकि ईरान सऊदी अरेबिया को भी अपना किसी हद तक दुश्मन मानता है, और जो ईरान है वो अमेरिका का तो सख्त मुखालिफ है। इसी वजह से ईरान ने अपने कंट्री में इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। तो इसमें दूसरा फैक्टर तुर्की का, जो कि सल्तनत उस्मानिया का सिर्फ वाहिद वारिस रह चुका है। इसके बाद मलेशिया, जो कि वो भी मुसलमान ममालिक है। यानी कि तीनों कंट्रीज़ तो हैं, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। ये कंट्रीज़ तो है पावरफुल हैं, लेकिन इनका मुआशी हालात इतने बेहतर नहीं है कि ये किसी दूसरे कंट्रीज से फ़ाइट कर सके। और ये कंट्रीज़ 54 कंट्री होने के बावजूद किसी भी मुस्लिम कंट्री के लिए स्टांस नहीं ले सकते, उनके लिए खड़े नहीं हो सकते। जैसे कि आपने प्रीवियस म्यांमार का वाक़या देखा, तो लोग ओआईसी को पुकारते रहे कि 54 कंट्रीज़ मुस्लिम ममालिक की नुमाइंदगी करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद ये एक कंट्री के लिए हमायत नहीं कर सकती, उसके लिए खड़ी नहीं हो सकती। और जो वस्ती एशिया में अमेरिका और रशिया जैसे ममालिक इंतशार वगैरह फैला रहे हैं, वहाँ पे बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, रॉकेट्स मिसाइल दाग रहे हैं, इतना कुछ होने के बावजूद ये ओआईसी चुप है, खामोश है। और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका जैसे, उन्होंने एक वर्ड इंट्रोड्यूस करवा दिया, इस्लामोफोबिया। तो ये जो मुस्लिम ममालिक हैं ये इस पर भी खामोश हैं। फिर आप अच्छी तरह जानते हैं कि अरब इसराइल वार 1974 में हुई थी, लेकिन ये वार होने के बावजूद ये मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले या मुसलमान ममालिक को सपोर्ट ना कर सकी। तो इन सिंपल वर्ड्स कह लें कि इसके जो फैक्टर्स ऑफ डिक्लाइन है, इसके फेलुअर की सबसे बड़ी वजह यह है कि 54 कंट्रीज़ होने के बावजूद भी
इतनी ताकत रखने के बावजूद भी ये किसी कंट्री का मुकाबला या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का या यूरोपियन कंट्रीज़ का मुकाबला करने की इस्तात नहीं रखती। अगर मेरे ख्याल से देखा जाए तो इस्तात तो रखती है, लेकिन साइलेंस करती नहीं है, हमायत नहीं करती है। तो ये वो सारे फैक्टर्स है जो इसके फेलवर की वजह बनती है।